दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके बीच में एक नई स्टोरी जंगल से रिलेटेड। और ये स्टोरी, आज की स्टोरी भी रियल लाइफ बेस्ड है। और इस स्टोरी को लिखा है लीजेंडरी हंटर जिम कॉर्बेट साहब ने। और जो वर्ल्ड फेमस बुक है उनकी, एक दूसरी, एक तो है मैन ईटर्स ऑफ चंपावत, वो तो है ही वर्ल्ड फेमस। एक दूसरी किताब जो उन्होंने लिखी है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। और यहाँ पर जो मैन ईटर वर्ड है, ये उन्होंने किसी टाइगर या टाइग्रेस के लिए नहीं कहा है, बल्कि एक लेपर्ड के लिए कहा है। और वो लेपर्ड किसी मायने में किसी टाइगर से कम नहीं था। इतना खतरनाक लेपर्ड आज तक इंडिया के इतिहास में हुआ नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी आंकड़ों में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, उस लेपर्ड ने उस एरिया में 125 लोगों की किलिंग करी थी। 125 लोगों को मारकर खाया था उस लेपर्ड ने। जबकि ये है सरकारी आंकड़ा, जबकि रियल आंकड़ा तो कई गुना ज़्यादा है। तो आइए सुनते हैं इस स्टोरी को, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। हालांकि इस किताब को जिम कॉर्बेट साहब ने 24 चैप्टर्स में लिखा है, तो एक फ्लो में पूरी किताब को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी तो शायद आप सुनना भी नहीं पसंद करें। इसीलिए मैंने इस पूरी बुक को मैं कुछ एपिसोड वाइज इसको मैं रिकॉर्ड कर कर आप लोगों के बीच में लाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं क्या थी उस मैन ईटर लेपर्ड की कहानी, और क्या लिखा है जिम कॉर्बेट साहब ने इस किताब में, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग के। दोस्तों, रुद्रप्रयाग की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में है। और ये काफ़ी धार्मिक महत्व रखता है। हिंदुओं के तीर्थ स्थानों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है रुद्रप्रयाग। और ये जिस ज़माने की बात हो रही है, ब्रिटिश पीरियड का समय था उस वक्त। तो उस वक्त तो आज भी सड़कें काफ़ी दुर्गम है और काफ़ी टफ है। मतलब एक प्लेन से तो आप कतई उसको कंपेयर नहीं कर सकते उन हिस्सों को। और उस ज़माने में तो और भी ज़्यादा मुश्किल रास्ते थे, कठिन रास्ते थे, दुर्गम रास्ते थे। लेकिन फिर भी ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ शहर था। तो और चूंकि जो भी तीर्थयात्री जाते थे बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो वो रुद्रप्रयाग होकर ही जाते थे। तो इस शहर का काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्व होता था। तो इस किताब में जो पहला चैप्टर है, उसमें जिम कॉर्बेट साहब ने इस तीर्थ यात्रा की ही इम्पोर्टेंस को समझाया है। और शुरुआत उन्होंने तीर्थ यात्रा से ही करा है। कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि एक हिंदू, जो सच्चा हिंदू है या जिसकी आस्था बहुत तगड़ी है, तो वो जब इन पवित्र धामों में जाएगा दर्शन करने तीर्थ यात्रा पर, तो वो नंगे पैर ही जाया करता था। और तीर्थ यात्रा का शुरुआत, जो उद्गम वो लोग स्टार्ट करते थे, वो हरिद्वार से करते थे। यात्रा प्रारंभ होती थी उनकी हरिद्वार से। और हरिद्वार में पवित्र हर की पौड़ी में पवित्र स्नान, डुबकी लगाकर गंगा जी का स्नान करके, और फिर उसके बाद वहाँ हरिद्वार में जितने भी देवी देवता के प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ पूजा अर्चना, पूजा पाठ करने के बाद वो अपने पितर और पूर्वजों को याद करके, पूर्वजों को भी तर्पण करने के बाद, याद करके पूजा पाठ उनका भी करके, और फिर वो यात्रा पर निकलते थे। और हाँ, पूजा पाठ और पूर्वजों के पूजा पाठ करने के बाद, देवताओं का पूजा पाठ, फिर पितरों का पूजा पाठ करने के बाद जब वो आगे निकलते थे, तो रास्ते में बहुत सारे गरीब, भिखारी और कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी के पेशेंट्स मिलते थे। तो उनको हर लोग, जो भी जिसकी जितनी श्रद्धा थी, जिसकी जितनी हैसियत थी, उस हिसाब से दान पुण्य करके ही वो अपनी यात्रा को आगे ले जाते थे। क्योंकि हिंदू धर्म में दान पुण्य का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। वहाँ से जब यात्रा उनकी शुरू होती थी, तो पहला पड़ाव जो आता था, जो एक इम्पॉर्टेंट जो जगह आती थी, वो था ऋषिकेश। और ऋषिकेश में उन्होंने स्पेशली खास रूप से वर्णन किया है उस वक्त, और आज भी है, काली कमली वाले बाबा का आश्रम का। और काली कमली वाले बाबा का जो आश्रम था, वहाँ इसलिए काली कमली बोलते थे क्योंकि शायद जो बाबा पहले, वो आज भी या उस ज़माने में ब्लैक कंबल, काला कंबल ही ओढ़ते थे।
और आज भी उनके अनुयायी काला कंबल ओढ़ते हैं। और उस संस्था का जिम कॉर्बेट साहब ने संस्थान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है कि ये लोग बहुत सारे चैरिटी वर्क में दान पुण्य, हॉस्पिटल बनाना या हॉस्पिटल में डोनेशन करना, गरीबों की मदद करना, भूखे लोगों का पेट भरना, लंगर चलाना, तो ऐसे बहुत ही फिलैंथ्रोपी और चैरिटी वाले वर्क में वो काली कमली बाबा का आश्रम था इन्वॉल्व। तो उन्होंने जमकर उस संस्थान की तारीफ़ की है। फिर काली कमली वाले बाबा के आश्रम से आगे बढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट जगह मिलती थी, हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल पास में ही ऋषिकेश के अंदर ही, वो था लक्ष्मण झूला। और लक्ष्मण झूला के बारे में उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि वो जो जगह थी वो लाल मुंह वाले बंदर, रेड माउथ रिसस मंकीज से भरा हुआ एरिया था और बंदरों का काफ़ी आतंक था वहाँ पर, खूब उत्पात मचाते थे। और जितने भी तीर्थयात्री जाते थे तो वो बड़े बंदरों से बच संभल कर जाते थे और बगैर उनको खिलाए, जैसे कोई मिठाई दे दिया या कोई चने दे दिया, तो उनको खिलाए पिलाए बगैर वो उधर से निकलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बंदरों का काफ़ी आतंक था। तो किसी भी तरीके से वो लोग बंदरों से बच बचाकर फिर अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते थे, ऐसा कॉर्बेट साहब ने लिखा है। और ये हकीकत भी है, आज भी ऋषिकेश के अंदर खूब सारे बंदर आपको मिलेंगे, और तो उस ज़माने में तो और भी रहे ही होंगे, नेचुरल है। फिर कॉर्बेट साहब बताते हैं कि वहाँ से 2-3 दिनों की यात्रा के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट जगह आता था वो था श्रीनगर। श्रीनगर जो कि पुराने गढ़वाल का कैपिटल हुआ करता था। और श्रीनगर का स्पेशली उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि जब 1805 में गोरखा सोल्जरों ने जब हमला किया था, तो उस वक्त गढ़वाल के सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला किया था। और दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो, श्रीनगर ये उत्तराखंड वाले श्रीनगर की बात हो रही है, ना कि कश्मीर वाले श्रीनगर की। फिर कॉर्बेट साहब ये भी बताते हैं कि 1894 में ये पूरा का पूरा श्रीनगर शहर वॉश ऑफ हो चुका था, पूरा का पूरा श्रीनगर शहर बह गया। एक बहुत ही खतरनाक बाढ़ आई थी 1894 में, और वो एक पहाड़ों पर एक गोहना लेक डैम था, और उस डैम के बर्स्ट हो जाने से, उस डैम के फट जाने से, डैम के टूट जाने से एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आई। और ऐसा बताते हैं वो कि तकरीबन 10 बिलियन क्यूबिक फीट पानी एकदम से आया था। और पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि वहाँ से लेकर हरिद्वार तक के बीच में एक भी पुल नहीं बचा, सारे के सारे पुल उस तेज बहाव में बह गए। अब इतना ज़बरदस्त बाढ़ फ्लड आया, और वो भी रैंडम, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत की दाग देनी होगी कि भाई जो संपत्ति का नुकसान है उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, जो रास्ते में पानी के बीच में आएगा उसको तो तोड़ फोड़ करेगी ही पानी। लेकिन उन्होंने समय रहते हुए, ब्रिटिश हुकूमत ने इंसानी आबादी को सुरक्षित जगहों पर वो लेकर चले गए थे, और नहीं तो इतने बड़े भीषण हादसे में लाखों लोग मारे जा सकते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, हालांकि वहाँ पर भी ब्रिटिश हुकूमत की गलती नहीं है, एक फैमिली, ओनली एक सिंगल फैमिली ने अपने लाइफ का लॉस किया था, सिर्फ उनकी जान गई थी। और वो बार बार अपने घर से सामान वामान लाने के चक्कर में वो बेचारे दुर्भाग्य से वो बह गए थे उस बाढ़ में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े हादसे और इतने बड़े त्रासदी में सिर्फ अगर एक परिवार की जान जा गई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस वक्त की। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने कुछ साल पहले देखा था जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, पता नहीं कितने लोग, मतलब काउंटलेस लोग, कई दिनों तक, इवन हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इवन रुड़की में जो गंगा नहर है उसमें डेड बॉडीज़ आती रही थी। बहुत ही त्रासदी था जो अभी रिसेंट हुआ था इसमें, केदारनाथ वाला। तो उस हिसाब से अगर बोला जाए तो ये ब्रिटिश हुकूमत की वाकई में काफ़ी अचीवमेंट थी, काफ़ी बड़ा काम किया था उन्होंने। फिर कॉर्बेट साहब बताते हैं कि श्रीनगर के बाद बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई चालू हो जाती थी, बिल्कुल स्टिप सड़कें थी वहाँ पे। और उसके बाद जो है, एक दिन के सफ़र के बाद एक बहुत ही खूबसूरत जगह आती थी जिसका नाम था गुलाब राय।
और गुलाबराय में एक धर्मशाला भी था, काफ़ी फेमस धर्मशाला था उस वक्त का, जो कि घास की छत का बना हुआ था। और वहाँ पर कुछ आबादी भी थी, वहाँ लोगों के पीने के पानी की का भी बंदोबस्त था। हालांकि पीने के पानी का बंदोबस्त जो स्ट्रीम्स बहती थी उसी के थ्रू आता था। और वहाँ पर जो धर्मशाला था उससे लगभग 100 गज की दूरी पर एक आम का पेड़ था, और वहाँ पर एक 2 मंजिला एक बिल्डिंग थी। और उस 2 मंजिला बिल्डिंग एक पंडित जी का था, और वो पंडित जी ही उस धर्मशाला के ओनर थे। अब क्या है कि कॉर्बेट साहब बताते हैं कि ये जो पंडित जी थे, उनका इस स्टोरी में जो आगे आने वाला है, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम किरदार होने वाला है। तो आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पंडित जी के किरदार को अभी से ही ध्यान में रखें अपने, क्योंकि इनका आगे चलकर एक इम्पोर्टेंट रोल आने वाला है। और फिर इस जगह से तकरीबन 2 मील की दूरी के बाद वो आता था अपना रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग वो जगह थी जहाँ पर 2 पवित्र नदियों का संगम होता था, एक तो अलकनंदा और दूसरी मंदाकिनी। अलकनंदा बद्रीनाथ से आती थी और मंदाकिनी केदारनाथ से, और दोनों पवित्र तीर्थ स्थलों से आती थी। और दोनों नदियों का भी अपना एक धार्मिक महत्व रहा है, और इसीलिए 2 नदियों के संगम को, जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है, उस जगह को प्रयाग बोलते हैं। तो लोग यहाँ पर रुद्रप्रयाग में पवित्र डुबकी लगाने के बाद फिर आगे की अपनी यात्रा स्टार्ट करते थे। अब यहाँ रुद्रप्रयाग के बाद जो सफ़र होता था वो कठिन ही नहीं, महाकठिन हुआ करता था। और जो कॉर्बेट साहब कहते थे कि जो कमज़ोर शरीर के इंसान हैं, या जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, या जिनके हाथ पैरों में ज़्यादा दम नहीं है, जो दुर्बल हैं, उनके लिए तो फिर वो बहुत ही कष्टकारी सफ़र आगे का था। तो एक अच्छा खासा हेल्दी आदमी भी वह थक कर चूर हो जाए, इतना ज़्यादा कठिन था। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि आस्था के आगे सब कुछ हार जाती है, और लोग फिर भी अपना जोश बरकरार रखते हुए आगे की तीर्थ यात्रा को कंटिन्यू करते थे। कॉर्बेट साहब भी प्रयाग शब्द का मतलब बताते हैं, वही कि 2 नदियों का संगम जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, उस जगह को उन्होंने बताया कि वो प्रयाग कहलाता है हिंदू धर्म में। और उन्होंने ये भी बोला कि इसी रुद्रप्रयाग के बाद चूँकि मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाती है वहाँ पर, तो उसके बाद से उस नदी का नाम हो जाता है गंगा। जबकि हकीकत ये है कि गंगा का जो नाम है गंगा, वो तब कहलाती है गंगा जब इन दोनों नदियों के संगम में भागीरथी भी मिल जाती है। गंगा का एक पर्यायवाची शब्द भागीरथी भी है। तो और ये भागीरथी नदी मिलती है, भागीरथी बहकर आती है गंगोत्री से, और भागीरथी इन दोनों नदियों के संगम में मिलती है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग के बाद ही वास्तव में गंगा कहलाती है वो। लेकिन जैसा कॉर्बेट साहब ने लिखा, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, तो मैं तो अभी वही बताऊंगा जो उन्होंने किताब में लिखा हुआ है। तो उन्होंने रुद्रप्रयाग को ही बताया कि दोनों नदियों के संगम के बाद वो नदी बन गई गंगा। उसके बाद कॉर्बेट साहब यहाँ पर जो लेपर्ड क्रिएचर है, उस क्रिएचर की खूबसूरती के बारे में भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि लेपर्ड जो है इतना खूबसूरत जानवर है, और इनफैक्ट वो टाइगर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और लेपर्ड के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं उसकी भी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की, और उसको अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलते हैं रोजेट्स। और रोजेट्स जो है वो गुलाब यानी कि रोज़ शब्द से बना हुआ है। तो कॉर्बेट साहब ने लेपर्ड की प्रशंसा करते करते एक बार वो कहते हैं कि लेकिन इतना शानदार जीव होने के बावजूद भी मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि लेपर्ड दूसरे एनिमल्स के जूठन, यानी कि अगर किसी दूसरे प्रेडेटर ने किसी शिकार को, किसी जानवर को मार रखा है और उसको आधा खा लिया आधा छोड़ दिया, तो लेपर्ड उसको भी खा लेता है। जबकि टाइगर्स अमूमन ऐसा नहीं करते। टाइगर्स बिल्कुल अपने से एक फ्रेश किल करते हैं और उसको खाना पसंद करते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि वो एकदम स्टार्व कर रहे हो। स्टार्वेशन वाली सिचुएशन अलग है, लेकिन जब तक टाइगर के अंदर शक्ति है तो वो खुद से ही शिकार करना पसंद करते हैं। जबकि लेपर्ड के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। लेपर्ड अगर कोई मरा हुआ भी कहीं किसी दूसरे जानवर का छोड़ा हुआ
मिल गया तो लेपर्ड उसको भी खा लेता है। हालांकि ये चीज़ लायंस के अंदर भी है, लायन भी जूठन खा लेते हैं। दूसरे जानवरों का हाइना वाइना या लेपर्ड का भी शिकार अगर उनको मिल गया तो वो बड़े आराम से खा लेते हैं। तो वो लेपर्ड की तारीफ करते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ ये अफसोस प्रकट करते हैं कि इतना खूबसूरत जीव कैसे दूसरे के जूठन खा लेता है। फिर कॉर्बेट साहब गढ़वाल की डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं और वहाँ के रीति रिवाज, और ख़ासकर जो अंतिम संस्कार से जुड़ी रीति रिवाज है। तो कॉर्बेट साहब कहते हैं कि गढ़वाल रीजन मेनली डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, और उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है। लगभग ज़्यादातर, क्या मतलब मैक्सिमम आबादी हिंदू ही है। और हिंदुओं का जो लास्ट राइट्स होता है, जो अंतिम क्रियाक्रम जो जिस जिस विधि से होती है हिंदुओं में, तो वो अमूमन यही होता है कि भाई दाह संस्कार करते हैं और मृत शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है। अब वहाँ चूँकि भौगोलिक बनावट अलग थी उस जगह की, गढ़वाल की, पूरा पहाड़ी है और हिमालय की पहाड़ियाँ, तो बहुत ऐसे गांव थे जो पहाड़ी पे ऊंची चोटी पे रहते थे। अब अगर किसी गांव में किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, अब गांव में भी ज़्यादा आबादी होती नहीं थी, एक गांव में 40 लोग 50 लोग ही रहते थे। तो अब किसी गांव के किसी एक परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो गांव वाले सारे उस मृत शरीर को नीचे पहाड़ों के रास्ते नीचे लेकर आते थे नदी के पास, और कुछ लोग लकड़ी वकड़ी लेकर आते थे ताकि उसका दाह संस्कार एक रीति रिवाज के हिसाब से किया जा सके। तो नॉर्मल दिनों में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हालांकि उसमें भी कष्ट था, लेकिन फिर भी लोग कर ही रहे थे। लेकिन खासकर जब महामारी फैलती थी, एपिडेमिक ब्रोकआउट होता था, तो उस वक्त चूँकि डेथ रेट एकदम से बढ़ जाती थी और ज़्यादा संख्या में लोग मरने लगते थे, तो ये मुश्किल हो जाता था लोगों को ऊपर पहाड़ से लेकर नीचे आना नदी के पास दाह संस्कार करने के लिए। और महामारी के वक्त वैसे भी लोग एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने कोरोना के टाइम में देखा कि भाई इवन मतलब इवन अपने क्लोज रिलेटिव से भी बहुत लोगों ने दूरी बनाकर रख ली थी। इवन फैमिली मेम्बर्स भी, अगर कोई फैमिली मेम्बर भी बाहर से आ रहा है तो वो कुछ दिनों तक, 10 दिनों तक या एक सप्ताह तक, 12 दिनों तक वो आइसोलेशन में रहता था या क्वारंटाइन होकर रहता था। तो वही हाल उस वक्त था। और उस वक्त जो है दाह संस्कार एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, खासकर महामारी के वक्त में। तो लोगों ने इसका एक नया उपाय निकाला अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि अगर दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो गई उस वक्त महामारी के दौरान में, तो गांव वाले क्या करते थे, गांव वाले या परिवार वाले एक जलता हुआ अंगारा, कोयले का एक टुकड़ा जलता हुआ मृत शरीर के मुंह में डालकर और उसको पहाड़ी के कोने पर ले जाकर मृत शरीर को नीचे लुढ़का देते थे। तो इस तरीके से पहाड़ के नीचे मृत शरीर इधर उधर जहाँ तहाँ फैल गए। और कॉर्बेट साहब का ये मानना है कि वो जो लेपर्ड उस एरिया में था उसको फ्री में एकदम इजी प्रे, जो डेड बॉडीज ऊपर से गिफ्ट होकर आ रही थी एक लेपर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बड़े मज़े से उसको सारी डेड बॉडीज़ को खाया जा रहा था। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब महामारी अपने ढलान पे थी, ख़त्म होने को थी, तो डेथ रेट, लोगों के मरने की संख्या पे भी ब्रेक लग गया और धीरे धीरे लाइफ नॉर्मेल्सी की तरफ लौटने लगा। तो फिर लेपर्ड को पहले के मुकाबले कब मिले बॉडीज़, फिर धीरे और कम मिले, फिर पता चला बाद में नहीं मिलना, जब मिलना उसको हुआ नसीब बॉडी, तो फिर तब तक काफ़ी लंबे समय तक, दो 3 साल 4 सालों तक उसको आदत लग गई थी ह्यूमन बॉडी खाने की। और तो फिर उसके बाद जब एकदम से मिलना बंद हुआ, तो फिर उसके बाद अब वो मैन ईटर, मतलब जिंदा इंसानों पर भी हमला करना या उनको मारकर खाना शुरू कर दिया था। उस लेपर्ड का जो पहला हमला था वो एक गांव था उधर, पेंजी गांव, और साल 1918 और 9 जून के दिन, साल 1918 9 जून पेंजी गांव में उस लेपर्ड ने पहले किसी लाइव जीवित इंसान पर हमला किया था और उसको मारा था। और जो उसका आखिरी हमला था वो भैंसवाड़ा गांव था,
और 14 अप्रैल साल 1926 वो उसका आखिरी शिकार था। तो 1918 और 1926 लगभग 9 सालों तक उस तेंदुए ने लोगों को अपना शिकार बनाया। और जो सरकारी आंकड़ा ये कहता था कि 125 लोगों की जान गई, तो इस पे कॉर्बेट साहब ने कहा कि मैं इस आंकड़े से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और अगर मैं सिर्फ 125 वाले आंकड़े की बात को अगर मैं सत्यापित करूँ तो गढ़वाल के लोगों ने जो दुख दर्द सफरिंग झेली है, मैं उनकी सफरिंग को कम नहीं करना चाहता। और साथ ही साथ वो आदमखोर तेंदुआ कितना भयावह था, कितना खूंखार था, उसकी भयावह वो को भी मैं कम नहीं करके आंकना चाहता। तो दरअसल एक्चुअली होता क्या था कि जो काउंटिंग जो होती थी कि भाई किसको लेपर्ड ने मारा है, तो ब्रिटिश हुकूमत ने ये ड्यूटी असाइन कर रखी थी इलाके के पटवारी को। अब पटवारी या सरकार का अपना एक सिस्टम होता था। अब जैसे किसी एक परिवार में किसी व्यक्ति को तेंदुए ने मार दिया, तो पटवारी आएगा तो उस परिवार को बताना पड़ता था पटवारी को। अब पटवारी आता अपनी टीम के साथ, उस डेड बॉडी की खोजबीन होती, अगर उसको शरीर मिलता, कपड़े मिलते, कुछ शिनाख्त होती, फिर तो उसको माना जाता कि चलो उसने मार दिया। अब सपोज़ कि किसी व्यक्ति को तेंदुए ने मार दिया और उसको पूरा का पूरा खा लिया, अब उसका तो कोई अवशेष नहीं मिल रहा है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती थी। अगर सपोज़ दूसरी घटना कि अगर किसी आदमी को तेंदुए ने पकड़कर मार दिया और उसको खींच के बहुत दूर जंगल में ले गया या पहाड़ों पे नीचे ले गया, वहाँ भी ट्रेस नहीं हो पाया उसकी बॉडी, तो उसकी गिनती भी नहीं होती थी। तीसरा एक ये भी था कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से तेंदुए ने घायल कर दिया लेकिन वो उसको जान से नहीं मार पाया, और फिर इलाज के दौरान कि अगले 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन इलाज के दौरान अगर उस व्यक्ति की मौत होती तो उसको भी तेंदुए से मारे हुए लोगों में गिनती नहीं होती। तो इसीलिए कॉर्बेट साहब ने बोला कि भाई ये 125 के आंकड़े से वो बिल्कुल सहमत नहीं थे, और उनका ऐसा कहना वाजिब भी था। हालांकि सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो होता क्या है कि ऐसे माहौल में जैसे अगर सपोज़ किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसको तेंदुए का अटैक बता दिया, तो एक तरीके से सरकार का भी वो स्टेप था। लेकिन हर सिस्टम में कहीं ना कहीं एक लूप होल होती ही है दोस्तों। और कॉर्बेट साहब ऐसा बताते हैं कि ये जो लेपर्ड था, ये जो नोटोरियस लेपर्ड, खूंखार लेपर्ड, कुख्यात लेपर्ड, ये वर्ल्ड मीडिया के लगभग हर इम्पोर्टेंट कंट्री में इसने वहाँ के अखबारों में अपनी जगह बना ली थी। हर तरफ इंटरनेशनल न्यूज़ में इसको कवरेज मिली थी, प्लस इंडियन मीडिया में भी कवर मिली। उसके अलावा सालाना लगभग 60,000 टूरिस्ट माफ़ कीजिएगा, पिलीग्रिमेज यानी कि तीर्थयात्री जो उस एरिया में आते थे, अब अलग अलग प्रांतों से आते थे, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, हरियाणा से, तो 60,000 उस वक्त जो है पूरे ओवर इंडिया से लोग वहाँ दर्शन के लिए आते थे। तो वो जो तीर्थयात्री थे उनकी जो यात्रा होती थी वो भी पूरे दहशत के माहौल में निकला। और वो जो 60,000 यात्री आना और फिर वापस अपने गाँव में जाना, और उस इलाके से जब वो गुजरते थे तो उस तेंदुए के बारे में इतना सुन लिया, जान लिया, देख लिया कि वो वापस जाकर अपने गांव में पूरे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पूरे कंट्री में ये बात फैल गई और माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, तो अभी इस वीडियो में मैंने इसके 2 चैप्टर को कवर करा है। अब आगे का भी चैप्टर मैं आपको आगे फिर मैं सुनाऊंगा। तो आपको अगर ये आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी और इसी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे आगे भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।